हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे और पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में, पूरा उसका जो प्रोसेस होता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस वो देखेंगे एंड साथ में एटीपी सिंथेसिस भी पढ़ेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ये प्रकाशीय तंत्र मतलब फोटो सिस्टम के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब ये फोटो सिस्टम जो होते हैं मतलब प्रकाशीय तंत्र, इनकी खोज के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। देखिए खोज के आधार पर अभी मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि फोटो सिस्टम 1 इसलिए है क्योंकि इसमें कम होता है और 2 इसलिए दिया क्योंकि ये ज़्यादा होता है, तो ऐसा नहीं है। फोटो सिस्टम मतलब प्रकाशीय तंत्र की इनकी खोज के आधार पर इन्हें फोटो सिस्टम 1 और 2 नाम दिया गया। ठीक है, फोटो सिस्टम होते हैं फोटो सिस्टम 1 और 2। फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, एक अभिक्रिया केंद्र होता है और साथ में एक एलएचसी होता है। एलएचसी का पूरा नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसका दूसरा नाम होता है एंटीने, एलएचसी या एंटीने। फोटो सिस्टम 1 में एक अभिक्रिया केंद्र होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन सेंटर, और एक एलएचसी होता है जिसे एंटीने भी कहते हैं। केवल दो चीज़ होती हैं। अब इस एक रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, एक क्लोरोफिल अणु होता है। फोटो सिस्टम 1 के अभिक्रिया केंद्र में एक क्लोरोफिल का अणु होता है, और एंटीने में क्या होते हैं, सहायक वर्णक होते हैं और प्रोटीन उपस्थित होती हैं। देखिए सहायक वर्णक अभी हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि सहायक वर्णक कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं। ये क्या थे, सहायक वर्णक थे, और साथ में इसमें क्या है, प्रोटीन। और देखिए क्लोरोफिल ए में सर्वाधिक अवशोषण 700 नैनोमीटर तक होता है। क्लोरोफिल का अणु जो होता है वो सर्वाधिक अवशोषण 700 नैनोमीटर तक करता है, इसलिए 1 को हम P700 से प्रदर्शित करते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है सर्वाधिक अवशोषण 700 नैनोमीटर तक करता है, इसलिए हमें इसे P700 से दिखाते हैं। सिस्टम 2 क्या है, ये भी फोटो सिस्टम 1 की तरह ही है। इसमें भी क्या होता है, एक अभिक्रिया केंद्र होता है, इसे अभिक्रिया केंद्र को कहते हैं रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। अब फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए है ये सर्वाधिक अवशोषण कहाँ तक करता है, 680 नैनोमीटर तक करता है। फोटो सिस्टम 2 का क्लोरोफिल ए जो होता है सर्वाधिक अवशोषण 680 नैनोमीटर तक करता है, इसलिए हम इसे P680 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी क्या होता है, देखिए एक अभिक्रिया केंद्र के साथ क्या होता है, इसमें एलएचसी होता है। सी का पूरा नाम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। इस एलएचसी में क्या होते हैं, सहायक वर्णक और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। फोटो सिस्टम 2 में एक अभिक्रिया केंद्र और एक एलएचसी होता है। अभिक्रिया केंद्र में भी क्या होता है, एक क्लोरोफिल अणु होता है, और ये क्लोरोफिल का एक अणु जो होता है वो 680 नैनोमीटर का प्रकाश अवशोषण करता है। जिस कौन से स्टेप होते हैं और ये कहाँ होता है। लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्रेना में होती है, थैलेकॉइड और साथ में स्ट्रोमा लैमेले में होती है। ग्रेना, थैलेकॉइड और स्ट्रोमा लैमेले में होती है। ग्रेना, थैलेकॉइड और स्ट्रोमा लैमेले किस में आती हैं, झिल्ली तंत्र में आते हैं। झिल्ली तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। अब इसमें देखिए लाइट रिएक्शन में कितने स्टेप थे। सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। अवशोषण होने के बाद क्या होगा, प्रकाश का, देखिए यहाँ पे होगा प्रकाश का जल अपघटन, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का जल अपघटन, ऑक्सीजन मुक्त होगी जिससे एटीपी और NADPH का निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे ये लाइट रिएक्शन होती है। चलिए देखते हैं। जैसे ही सनलाइट आती है तो किस पे पड़ती है, फोटो सिस्टम 2 पे पड़ती है। फोटो सिस्टम 2 का नाम क्या दिया था हम लोगों ने, P680 नाम दिया था। फोटो सिस्टम 2 का नाम क्या है, P680 होता है, तो यहाँ लिख दिए P680। सनलाइट आएगी तो फोटो सिस्टम 2 पे पड़ती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रकाश का अवशोषण जिससे पानी टूटेगा। पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन मुक्त होती, साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी मुक्त हो जाते हैं। फोटो सिस्टम 2 से क्या संबंधित होता है, प्रकाश का जल अपघटन। फोटो सिस्टम से क्या संबंधित होता है, प्रकाश का जल अपघटन, तो यहाँ पानी टूटा है, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मुक्त हो गए हैं। देखिए H+ जहाँ भी लिखा होगा तो मैं प्रोटॉन बोलूँगी तो आप लोग समझ जाना कि प्रोटॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन मतलब H+, ठीक है। अब यहाँ पे जब पानी टूटेगा तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे।
ये इलेक्ट्रॉन सीधे कहाँ चले जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास। देखिए ग्राही क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा, उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। तो फोटो सिस्टम सेकंड का इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, PQ। फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकले, कहाँ गए, अपने इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास, और इस इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम क्या होता है, PQ। PQ का पूरा नाम प्लास्टोक्यूनोन। PQ का पूरा नाम क्या है, प्लास्टोक्यूनोन। अब इस प्लास्टोक्यूनोन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो जाएंगे साइटोक्रोम B6F में। साइटोक्रोम B6F क्या होता है, सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, और मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ ये पूरा एनसीईआरटी की एक एक लाइन लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए साइटोक्रोम B6F जो होती हैं ये सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन होती हैं। तो ये प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन लेंगी, किसको दे देती हैं, पीसी को। पीसी का पूरा नाम है प्लास्टोसाइनिन। पीसी क्या है, प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो फोटो सिस्टम 1 में चले जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 का क्या नाम है, P700। यहाँ पे क्या होता है, LHC होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये क्या है, फोटो सिस्टम 1। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन निकल करके फोटो सिस्टम 1 में जाते हैं। अब इस फोटो सिस्टम 1 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये भी कहाँ चले जाते हैं, सीधे अपने इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास चले जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन ग्राही का नाम क्या है, FeS। Fe क्या होता है, आयरन, S क्या होता है, सल्फर। तो फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, FD में चले जाते हैं। FD का पूरा नाम होता है फेरोडॉक्सिन। FD का पूरा नाम क्या है, फेरोडॉक्सिन। आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फेरोडॉक्सिन में जाते हैं। फेरोडॉक्सिन से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो NADP में चले जाते हैं। अब NADP के पास एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है, इससे क्या समझना है, रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में क्या बताया था, अपचयन। लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि अपचयन में क्या होता है, एन में हाइड्रोजन जुड़ता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे क्या बोला था, रिडक्शन बोला था। NADP रिडक्टेज क्या करेगा, NADP में क्या कर देगा, H+ को जोड़ देगा। तो NADP से क्या बन जाता है, NADPH का निर्माण हो जाता है। देखिए इस पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या होता है, ATP और NADPH का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। देखिए साइटोक्रोम B6F जो होता है ये क्या करता है, ADP को लेगा, साथ में PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। I का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक, P मतलब फॉस्फेट। ADP जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलता है तो ATP का निर्माण करता है। PI का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हिंदी में इसे कहते हैं अकार्बनिक फॉस्फेट कहते हैं। अकार्बनिक क्या कहेंगे इसे, फॉस्फेट। देखिए ADP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब 2 फॉस्फेट हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब इसमें तीसरा फॉस्फेट मिलता है तो कितने हो गए, 3 फॉस्फेट, जिसका नाम हम देते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ क्या था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसी तरह ये है कि ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें 1 फॉस्फेट और जुड़ गया तो 3 फॉस्फेट हो गए, तो इसका नाम हमने दे दिया ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई का मतलब अब तो नहीं भूलेंगे ना कि आई क्या होता है, इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, अकार्बनिक। और P है तो अकार्बनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग भूलेंगे तो नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, इसे मत भूलिएगा। PI क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। साइटोक्रोम B6F में क्या होगा, ADP आएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो मिल करके क्या बनाते हैं, ATP। आप लोग ध्यान रखिएगा, साइटोक्रोम B6F में क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। जैसे कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई और सीधे यहीं पे आकर ख़त्म हो गई, तो इसे क्या बोला, चक्री। एक ये चक्र बन गया है ना, गोला बन गया, सर्कल, जिसे क्या कहते हैं, चक्री। अब कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई, कहीं दूसरे जगह पे ख़त्म हो रही है, तो क्या है, ये चक्री नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, अचक्रीय। ये चीज़ क्या है, चक्रीय, और ये क्या है, अचक्रीय। तो वही देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 सेकेंड से, फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकले, फोटो सिस्टम 1 में गए, फिर कहाँ जाते हैं, NADPH के पास चले जाते हैं। तो ये क्या है, अचक्रीय क्रिया हुई। ये कैसा काम हो रहा है, अचक्रीय।
तो इसे क्या कहते हैं, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण का मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे, देखिए फोटोफॉस्फोरिली देखिए फोटोफॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है, एडीपी और फॉस्फेट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एटीपी। मतलब एटीपी के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फास्फोरिलीकरण कहते हैं। फास्फोरिलीकरण जहाँ भी वर्ड आएगा आप लोग बिल्कुल रट लीजिए कि एटीपी जहाँ बनेगा उसे कहते हैं फास्फोरिलीकरण। इंग्लिश में द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। कहेंगे अचक्रीय तो समझ में आ गया, अचक्रीय क्यों है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस यहाँ नहीं आया इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसे क्या बोल दिया, अचक्रीय। और फास्फोरिलीकरण। अब देखिए फोटो क्यों कहा, फोटो मतलब प्रकाश की उपस्थिति में। इस पूरे काम में क्या हो रहा, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में हुआ ना ये काम। ये पूरा काम किसकी उपस्थिति में हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसे क्या कहा, फोटो। और एटीपी बन रहा तो फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। इंग्लिश में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये आप लोग को एन बनता हुआ दिख रहा है, कैसे बन रहा है, ये एन दिख रहा है, लेकिन अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जेड समझ लिया इसको, लेकिन देखने में तो ये एन लग रहा है, लेकिन उन्होंने बोला जेड, तो हम लोग भी इसे कहेंगे जेड। ये कैसा दिखाई दे रहा है, जेड की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसे जेड स्कीम, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने जितना भी आज लाइट रिएक्शन पढ़ाया है आप लोग जा करके अच्छे से लर्न करिए। मैंने ईटीएस का लिखा है, ईटीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है इसलिए इसे ईटीएस कहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र कहते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहीं पे पहुँच जाता है, उसे कहते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चक्रीय में क्या होता है, देखिए ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है, ग्रेना। ग्रेना को आपस में कौन बाइंड करता है, कौन जोड़ता है, स्टोमा लैमेले। कौन जोड़ता है, स्टोमा लैमेले। स्टोमा लैमेले होता है, इसमें फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाया जाता है। स्टोमा लैमेले में फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाया जाता है, साथ में इसमें एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। देखिए स्टोमा लैमेले में फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं है, साथ में एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। तो अब इसमें ये दोनों नहीं है, तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन कैसे होगी कि इसमें फोटो सिस्टम वन है, फोटो सिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखिए अचक्रीय में क्या था कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो सनलाइट ही, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में क्या हो रहा था, जब सनलाइट आ रही थी मतलब प्रकाश आ रहा था तो कहाँ पे पहुँच रहा था, फोटो सिस्टम सेकेंड पे, P680 पे। देखिए यहाँ पे P680 पे पहुँचा। अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश कहाँ जाएगा, फोटो सिस्टम वन में गिरेगा। HNU मतलब प्रकाश, प्रकाश आया फोटो सिस्टम वन में गिरा, अब फोटो सिस्टम एक्टिव होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाएंगे। और फोटो सिस्टम वन का इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन था, फोटो सिस्टम वन का इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन था, FeS। अब ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के पास जाएंगे, आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन FD फिरोडॉक्सिन के पास जाते हैं। देखिए यहाँ पे गए, अब इसमें NADP रिडक्टेज नहीं है, फोटोस्टोमा लैमेले में NADP रिडक्टेज नहीं है, जो कि इस वाले में क्या था, NADP रिडक्टेज था तो NADPH बनेगा। अब जब स्टोमा लैमेले में NADP रिडक्टेज नहीं है तो NADP भी नहीं बनेगा। तो जब फिरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये सीधे कहाँ चले जाते हैं, साइटोक्रोम B6 में चले जाते हैं। फिरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकले, साइटोक्रोम B6F में गए। अब साइटोक्रोम B6F में क्या होता है, ATP बनता है। साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, फोटो सिस्टम वन में आ जाते हैं। मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था वहीं पर आ गया। इसे क्या कहते हैं, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में क्या अंतर है। देखिए अचक्रीय जो होता है उसमें फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों थे। देखिए जो चक्रीय वाला है, अचक्रीय वाला, उसमें क्या है, फोटो सिस्टम सेकेंड भी है, साथ में फोटो सिस्टम वन भी है। लेकिन चक्रीय वाले में देखिए आप लोग, फोटो सिस्टम वन है, सेकेंड नहीं है। तो चक्रीय वाले में फोटो सिस्टम वन होता है और फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं होता।
तो अचक्री फोटोफास्फोरिलीकरण में फोटो सिस्टम 1 सेकंड दोनों होते हैं। चक्री वाले में केवल फोटो सिस्टम 1 होता है। अपघटन होता है अचक्री में और चक्री वाले में नहीं होता, ठीक है। और अचक्री वाले में एटीपी और NADPH दोनों बनते हैं, जबकि चक्री वाले में केवल एटीपी का निर्माण होता है। तो पढ़ेंगे एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि, मतलब एटीपी के बनने की क्रियाविधि। एटीपी के संश्लेषण की क्रियाविधि किसने दी थी? पीटर मिशेल नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। एटीपी के निर्माण की क्रियाविधि पीटर मिशेल नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्योरी। प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्योरी कहते हैं, या दूसरा नाम केमिओस्मोटिक थ्योरी भी कहते हैं। केमिओस्मोटिक थ्योरी या प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्योरी भी कहते हैं। आप लोग को ये दोनों नाम लर्न करने हैं, बिकॉज पेपर में इन दोनों नाम में से कोई भी एक आ जाएगा, तो आप लोग को ये एक लर्न करके जाएंगे, सेकंड आ गया तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे। प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक झिल्ली चाहिए। झिल्ली कौन सी? थाइलेकॉइड की झिल्ली। झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन। आधा लिखा है मैंने, मेम्ब्रेन MEMB लिखा है। के लिए झिल्ली चाहिए। कौन सी झिल्ली? थैलेकॉइड की झिल्ली। जब हम लोग श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो श्वसन के चैप्टर में एटीपी जब बनता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली लेते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर है तो इसमें थाइलेकॉइड की झिल्ली लेते हैं। साथ में एक प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए। देखिए सिंथेज आप लोग वर्ड समझ लीजिए, जिसमें भी एज वर्ड आएगा, क्या आएगा? एज। जिसमें भी एज वर्ड आएगा आप लोग समझ जाइएगा कि एंजाइम होता है। एटीपी सिंथेज चाहिए। एटीपी सिंथेज कौन होते हैं? CF0 और CF1। एक तो झिल्ली चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड साथ में एटीपी सिंथेज चाहिए। एटीपी सिंथेज का नाम CF0 और CF1 होता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी। तो चलिए की क्रियाविधि क्या होती है। देखिए ये क्या बना लिया मैंने, थैलेकॉइड। ये क्या है? थैलेकॉइड। तो ये पूरा थैलेकॉइड हो गया। थैलेकॉइड की ये आप लोगों को क्या दिख रही? बाउंड्री, जिसे कहते हैं थैलेकॉइड की झिल्ली। थैलेकॉइड की झिल्ली के बाहर फोटो सिस्टम 1 साइटोक्रोम B6F होता है एंड साथ में फोटो सिस्टम 2 होता है, और यहाँ पे ये पाए जाते हैं एटीपी सिंथेज नॉट, बाहर होता है CF1। इस फोटो सिस्टम 2 में पानी का प्रकाशीय अपघटन होता है। तो इस पानी को तोड़ने के लिए संकुल पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। पानी को तोड़ने के लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स थैलेकॉइड की झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। पानी टूटेगा, देखिए तोड़ने वाले संकुल कहाँ हैं? झिल्ली के अंदर। ये झिल्ली, ठीक है, और ये अंदर की सतह है। तो पानी को तोड़ने के लिए संकुल कहाँ है? अंदर की सतह पे है। तो पानी टूटेगा, और पानी टूटने से क्या होंगे? H+ मुक्त होंगे। देखिए H+ जहाँ भी होंगे उसको हम कहते हैं प्रोटॉन। H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, ठीक है। पानी टूटेगा तो H+ कहाँ मुक्त हो जाते हैं? इस खाली सी जगह में मुक्त हो जाते हैं। जितना ज़्यादा पानी टूटेगा उतने ज़्यादा H+ मुक्त होंगे। पानी टूटता जाएगा, H+ मुक्त होंगे और इस गुहा में एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो गए। अब देखिए ये जो फोटो सिस्टम 1 है, इस फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है कि इसमें फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है? फोटो सिस्टम 1 क्या होता है? थैलेकॉइड झिल्ली के बाहरी सतह पर उपस्थित होता है। ये थैलेकॉइड की झिल्ली है और ये बाहरी सतह है और ये आंतरिक सतह। ये बाहर है और ये अंदर। थैलेकॉइड झिल्ली की बाहरी सतह पर फोटो सिस्टम 1 उपस्थित होता है। फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है? NADP से NADPH का निर्माण होता है। देखिए अभी मैंने समझाया था कि फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है? NADP से NADPH का निर्माण होता है। आप लोग को ध्यान है कि नहीं? अभी मैंने पढ़ाया है, भूलिएगा मत। देखिए NADP से NADPH के निर्माण के लिए एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा? स्ट्रोमा में जितना भी H+ है उसको घसीट करके कहाँ लेकर आएगा? NADP के पास लाएगा और H जोड़ देगा। तो NADP में क्या जुड़ गया? H। तो NADP से NADPH का निर्माण हो गया। स्ट्रोमा से H+ जाएंगे तो स्ट्रोमा में H+ क्या हो गया? कम हो गया। और ल्यूमेन में यहाँ पर गुहा में देखिए पानी टूट रहा है तो H+ बढ़ रहा है। गुहा में पानी टूट रहा है तो H+ की मात्रा बढ़ रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? स्ट्रोमा में H+ की मात्रा कम हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सतह पर उपस्थित है साइटोक्रोम B6F,
ये क्या, ये जो साइटोक्रोम B6F है ये भी क्या करेगा, स्टोमा में जितना बचा कुचा H+ है वो भी यहाँ पर घसीट के ले आएगा गुहा में। तो गुहा में क्या हो रहा है, H+ की मात्रा बढ़ रही है, स्टोमा में H+ की मात्रा कम हो रही है। गुहा में H+ मात्रा बढ़ रही है, साइटोक्रोम B6F लेके आएगा H+, पानी टूटेगा तो H+ बढ़ा, और स्टोमा में क्या हुआ, H+ की मात्रा कम हो गई। तो टोटल गुहा में H+ बढ़ रहा है, स्टोमा में H+ कम हो रहा है। प्रोटॉन के बढ़ने मतलब H+ के बढ़ने और घटने से क्या हो जाता है, एक प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो जाती है। यहाँ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, H+ को क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन कम हो रहे हैं। तो प्रोटॉन के बढ़ने और घटने से एक प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो जाती है। इस प्रोटॉन प्रवणता के विकसित होने से देखिए क्या होता है, अब ये जो CF0 CF1 पड़े थे आलसी रूप में, आलस कर रहे थे, अब क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत काम करेंगे, भागेंगे और काम करने लगेंगे। काम क्या करेंगे, ये जो देखिए CF0 CF1 क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, उसमें जो क्रिस्टी होती हैं, क्रिस्टी में क्या पाए जाते हैं, F0 F1 कण। और ये किसके अंदर हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के F0 F1 को क्या कहते हैं, CF0 CF1। C का मतलब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, तो CF0 क्लोरोप्लास्ट का F0, CF1 मतलब क्लोरोप्लास्ट का F1, और F0 F1 सिर्फ किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, प्रवणता विकसित होने से CF0 CF1 क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करने लगेंगे। काम क्या करेंगे, अरे कि गुहा में बहुत ज़्यादा H+ बढ़ गया है और स्टोमा में H+ क्या हो गया, कम हो गया। तो ये CF0 क्या करेगा, तुरंत गुहा से H+ को बाहर फेंकेगा, ताकि गुहा में और स्टोमा में दोनों जगह H+ की मात्रा बराबर हो जाए। और ये जो CF1 है ये भी तो कुछ काम करेगा, करता भी है। CF1 क्या करेगा, ADP को लेता है और फास्फेट को जोड़ता है, तो क्या बना देता है, ATP का निर्माण कर देता है। पूरे प्रक्रिया में हो क्या रहा है, सीधे क्या करना है, अच्छे से याद करिए। ये क्या है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, अंदर खाली जगह है तो इसे कहते हैं गुहा। इस मेम्ब्रेन पर फोटोसिस्टम 1 है, साइटोक्रोम B6F, साथ में फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 2 में क्या होगा, ये पानी उपस्थित होता है, तो पानी क्या करेगा, इसका प्रकाश का जल अपघटन होगा, और ये पानी कहाँ उपस्थित होता है, गुहा की तरफ उपस्थित होता है। और ये टूटेगा, तो पानी जब टूटेगा तो H+ निकलेगा, जितना ज़्यादा पानी टूटेगा पानी टूटता जाएगा, H+ बढ़ेगा, फिर पानी टूटेगा, H+ बढ़ता जाता है। तो गुहा में क्या हो गया, H+ की मात्रा बढ़ गई। और ये साइटोक्रोम B6F क्या करेगा, स्टोमा में जितना H+ है पकड़ के ले आएगा, गुहा में डाल देगा, तो फिर से H+ की मात्रा बढ़ गई। ये फोटोसिस्टम 1 क्या करेगा, ये झिल्ली के बाहर है, तो स्टोमा से H+ लाएगा, NADP को दे देगा, जिससे NADP से NADPH का निर्माण हो जाता है। तो थैलेकॉइड की बाहरी सतह मतलब स्टोमा, ठीक है। तो स्टोमा में H+ कम, गुहा में H+ ज़्यादा, स्टोमा में H+ कम, गुहा में H+ ज़्यादा। अब प्रोटॉन प्रवणता विकसित होती है, प्रोटॉन प्रवणता के विकसित होने से CF0 CF1 काम करने लगते हैं। CF0 देखेगा कि गुहा में H+ ज़्यादा हो गए, स्टोमा में कम, तुरंत गुहा से क्या करेगा, H+ को लाएगा, बाहर फेंकेगा, H+ को लाएगा, बाहर फेंक देगा, तो दोनों जगह H+ की मात्रा बराबर हो जाती है। CF1 क्या करेगा, ADP और फॉस्फेट को जोड़ेगा। आई का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेंगे तो ATP का निर्माण हो जाता है। कि H+ और pH मान एक दूसरे के विपरीत होते हैं, H+ बढ़ेगा, pH मान घटेगा, जहाँ H+ कम होगा वहाँ pH मान बढ़ेगा। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, ये स्टोमा में होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन को अप्रकाशीय अभिक्रिया, कार्बन स्थिरीकरण रिएक्शन, जैव संश्लेषी रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, देखिए डार्क का मतलब अंधेरे में नहीं, डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती है, ये लाइट रिएक्शन के उत्पाद पर निर्भर करती है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन है, ATP और NADPH होते हैं। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP और NADPH होते हैं। ये ATP NADPH क्या करेंगे, CO2 का अपचयन कर देते हैं और 6 कार्बन वाली शुगर का निर्माण करते हैं। शुगर को हिंदी में कहते हैं शर्करा। ATP NADPH क्या करते हैं, CO2 का अपचयन करा करके 6 कार्बन वाली शुगर का निर्माण करते हैं। इस शुगर का नाम है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो बनता है यही पौधों का भोजन होता है। केल्विन साइकिल, जिसे कहते हैं C3 साइकिल। केल्विन साइकिल, ये C3 साइकिल, ये सबसे प्रमुख जैव संश्लेषी प्रक्रिया होती है। इसकी खोज मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। C3 साइकिल की खोज मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने किस में ये खोज की थी, ग्रीन एल्गी को कहते हैं हरी शैवाल।
C3 साइकिल की खोज मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने हरी शैवाल में की थी और इस रेला तथा सेंट डेसमस। इन्होंने एक तकनीकी का उपयोग किया था, इसे कहते हैं विकिरण सक्रिय कार्बन 14 तकनीक। क्या कहते हैं? विकिरण सक्रिय कार्बन 14 तकनीक। इंग्लिश में कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन 14 टेक्निक कहते हैं। C3 साइकिल जो होती है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 चरणों में पूरी होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन को कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन। रीजनरेशन को कहते हैं पुनः उद्भवन। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं। साइकिल जो है वो C3 प्लांट्स में होती है। C3 साइकिल C3 प्लांट्स में पाई जाती है, मतलब C3 पौधों में देखने को मिलती है। C3 प्लांट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब ठंडी जगह पर पाए जाते हैं। इंग्लिश में टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं। साइकिल में सबसे पहले क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, 3 स्टेप होते हैं। अब इन स्टेप में सबसे पहले क्या होता है? देखिए RUBP का पूरा नाम आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। रिबुलोज बिसफॉस्फेट, ये RUBP 5 कार्बन का होता है। RUBP 5 कार्बन वाला होता है। प्रोडक्ट में एक CO2 आके जुड़ जाता है तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। और इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसे कहते हैं रूबिस्को। क्या कहते हैं? रूबिस्को। रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट। यहाँ पर C और O लिखा है, रूबिस्को। इसे क्या कहते हैं? रूबिस्को। ये जो 6 कार्बन का उत्पाद बनता है ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। अस्थायी होने की वजह से 6 कार्बन का उत्पाद तुरंत टूट जाता है और 3 कार्बन वाले 2 उत्पाद बनाता है जिसका नाम है 3-फास्फोग्लिसरेट। क्या नाम है? 3-फास्फोग्लिसरेट। ये 2 बन जाते हैं, 3-फास्फोग्लिसरेट के 2 उत्पाद बन जाते हैं। कार्बन वाले 2 फास्फोग्लिसरेट का निर्माण हो जाता है और ये सबसे जटिल प्रक्रिया है जिसे कहते हैं मोस्ट क्रूशियल स्टेप होती है। फास्फोग्लिसरेट बनने के बाद अब क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए अब होता है रिडक्शन जिसे कहते हैं अपचयन। रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं जिससे 2 ADP और 2 NADP का निर्माण हो जाता है, इसे कहते हैं अपचयन। अब यहाँ पर कितने थे? 3 कार्बन। यहाँ पर कितने हैं? 3 कार्बन। ये कितने थे? 2 लिए थे। 3-फास्फोग्लिसरेट कितने लिए थे? 2। तो यहाँ पर ट्रायोज फास्फेट बनेगा। 3-फास्फोग्लिसरेट के बाद ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा। इसमें भी कितने कार्बन होंगे? 2। ये 2 था तो ये भी कितने होंगे? 2। इस ट्रायोज फॉस्फेट से कुछ कार्बन क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 6 कार्बन वाली शर्करा बनाते हैं जिसे कहते हैं ग्लूकोज। कुछ पार्ट 6 कार्बन की शर्करा बनाता है जिसे कहते हैं ग्लूकोज। बचा कुचा कहाँ चला जाता है? फिर से पुनः उद्भवन। पुनः उद्भवन मतलब फिर से RUBP बना लेता है। तो जब रीजनरेशन होगा तो फिर से क्या होता है? एक ATP की ज़रूरत होती है और ATP का निर्माण हो जाता है। देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या है? 5 कार्बन वाला RUBP, एक CO2 आएगा तो 6 कार्बन का उत्पाद बनता है। अस्थायी होता है इसलिए टूट जाता है। एक एंजाइम लगता है जिसे कहते हैं रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को कहते हैं। CO2 जुड़ा तो कार्बोक्सिलेशन कह दिया। वाले 2 फास्फोग्लिसरेट बनते हैं। ठीक है, 3 कार्बन वाले 2 फास्फोग्लिसरेट बन जाते हैं। बीच में अपचयन होगा तो 2 ATP 2 NADPH यूज होते हैं। अपचयन के बाद क्या होता है? रिडक्शन के बाद क्या हो जाता है? ट्रायोज फास्फेट बनेगा जो कि 3 कार्बन वाला होता है। यहाँ पर 2 लिए थे तो ये भी 2 होंगे। इस ट्रायोज फास्फेट का कुछ भाग कहाँ चला? इस ट्रायोज फास्फेट का कुछ भाग ग्लूकोज बनाने में यूज हो जाता है और फिर से बचा कुचा जो होता है फिर से RUBP बनाएगा जिसे कहते हैं रीजनरेशन, पुनः उद्भवन। पुनः उद्भवन जो होता है फिर से इसमें एक ATP की ज़रूरत होती है। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में कितनी ATP यूज़ हुई हैं? 2 ATP ये हो गई, 1 ATP ये, टोटल कितनी ATP हो गई? 3 ATP हो गई। और 2 क्या हैं? NADPH। 3 ATP और 2 NADPH यूज़ हुए हैं। CO2 दिया तो 3 ATP और 2 NADPH यूज हुए हैं। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज जब बनता है, ठीक है, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो 6 कार्बन की शर्करा बनाने के लिए कितने CO2 देने पड़ेंगे हमें? 6 CO2 देने पड़ेंगे। एक CO2 देते हैं तो 3 ATP और 2 NADPH बन जाते हैं। एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं और 6 CO2 देने पड़ेंगे क्योंकि हमें एक ग्लूकोज बनाना है। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो 6 CO2 जब देंगे तो 6 से गुणा कराएंगे। देखिए ATP, एक CO2 देने से 3 ATP बन रही हैं। जब 6 देंगे 6 से गुणा कराएंगे तो 18 ATP बनेंगे।
और NADPH कैसे बनेंगे, 2 बन रहे थे, 6 जब CO2 लेंगे तो 12 NADPH बन जाते हैं। मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए या 6 CO2 बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH का निर्माण होता है। 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसको का पूरा नाम रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का मतलब है ये कार्बोक्सिलेज जब CO2 जुड़ता है तो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। मतलब ये दोनों की तरह काम करता है, इसलिए इसका नाम है रुबिस्को। CO2 प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है, RUBP। इस रिएक्शन में CO2 को किसने ग्रेड किया, RUBP ने, तभी तो 6 कार्बन वाला बना था, फिर 3 कार्बन वाले 2 बन गए थे। इस रिएक्शन में प्रथम CO2 ग्राही RUBP होता है, ठीक है। और RUBP ने CO2 ग्रहण कर लिया तो स्टेबल प्रोडक्ट कौन बना था इस रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट मतलब पहला स्थायी उत्पाद कौन होता है, 3-फास्फोग्लिसरेट, जो कि 3 कार्बन वाला होता है। इस रिएक्शन में पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला होता है, 3-फास्फोग्लिसरेट। 3 कार्बन वाला होने की वजह से इसे कहते हैं C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनता है, 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। CO2 का प्रथम एक्सेप्टर मतलब ग्राही कौन होता है, RUBP। साइकिल एंड हैच एंड स्लैग साइकिल। देखिए C4 साइकिल का किस में होती है, C4 साइकिल C4 प्लांट्स में होती है। C4 प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इंग्लिश में ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलते हैं। C4 प्लांट्स में क्रेंज एनेटमी देखने को मिलती है, C4 प्लांट्स में क्रेंज एनेटमी देखने को मिलती है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी पत्तियों में देखिए क्या क्या होता है, मेजोफिल कोशिकाएं होती हैं जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही, ब्लू होती नहीं है, मैंने बनाया है, ठीक है। ये बाहर की तरफ मेजोफिल कोशिकाएं हैं और अंदर की तरफ बंडल शीत कोशिकाएं होती हैं। बाहर मेजोफिल कोशिकाएं होती हैं और अंदर बंडल शीत कोशिकाएं होती हैं। बंडल शीत कोशिकाओं को पूल आच्छद कोशिका कहते हैं, मेजोफिल कोशिका को पर्ण मध्यवर्तक कोशिका कहते हैं। ये मेजोफिल कोशिका जो होती है इसमें पेप्टिकेज एंजाइम पाया जाता है और रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मेजोफिल कोशिका में पेप्टिकेज एंजाइम होता है और रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। और बंडल शीत कोशिका होती है जिन्हें कहते हैं पूल आच्छद कोशिका, इसमें रुबिस्को तो होता है लेकिन पेप्टिकेज एंजाइम नहीं होता है। ये पूल आच्छद कोशिका जो होती हैं इनकी भित्ति बहुत ही मोटी होती है। बंडल शीत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बहुत ही मोटी होती है, गैसों के लिए अपारगम्य होती हैं, ठीक है। ये बंडल शीत कोशिकाओं के लक्षण हैं। बंडल शीत कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम होता है लेकिन पेप्टिकेज नहीं होता। देखिए जो बंडल शीत में है वो मेसोफिल में नहीं है, जो मेसोफिल में है वो बंडल शीत में नहीं है। मेजोते हैं मेज, शुगरकेन, अमरेंथस एंड सोरगम। मेज मतलब मक्का और गन्ना, शुगरकेन मतलब गन्ना, ठीक है, गन्ना और मक्का। आप लोग C4 साइकिल जिसे कहते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल कैसे पूरी होती है। ये देखिए ये जो काम हो रहा है इसके अंदर हो रहा है, तो ये मतलब पूरा काम दिखाना है, मतलब कैसे काम हो रहा है, तो इसके अंदर तो दिखा नहीं सकते, छोटी छोटी हैं, तो इसको बड़ा करके देखिए यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये मेजोफिल कोशिकाएं हैं और ये क्या है, बंडल शीत कोशिका। देखिए मेजोफिल कोशिकाओं में क्या होता है, मेजोफिल कोशिका के अंदर होता है एक पेप, पेप का नाम है पायरोइनोल फॉस्फेट, पेप का पूरा नाम पायरोइनोल फॉस्फेट, ये 3 कार्बन का होता है। पायरोइनोल फॉस्फेट 3 कार्बन का होता है, इसके पास आती है CO2। 3 कार्बन वाले पेप के पास एक CO2 आती है, तो कितने कार्बन का उत्पाद बनेगा, 4 कार्बन का उत्पाद बनता है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। OAA का पूरा नाम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जिसे क्या कहते हैं, पेप्टिकेज। यहाँ पर अभी बताया था कि मेसोफिल में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्टिकेज एंजाइम होता है। ये 3 कार्बन वाले पेप के साथ एक CO2 जुड़ता है तो 4 कार्बन का उत्पाद बनता है जिसे कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है अब मैलिक एसिड का निर्माण करता है, मैलिक या स्पार्टिक एसिड का निर्माण करता है, या तो ये बनेगा या तो ये, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। मैलिक एसिड 4 कार्बन का होता है। अब ये मैलिक एसिड क्या करता है, जैसे ही ये मेसोफिल सेल में बनता है तो ये सीधे चला जाता है बंडल शीत कोशिकाओं के पास। मैलिक एसिड बंडल शीत कोशिकाओं के पास जाता है, कितने कार्बन का था, ये 4 कार्बन का था। एक CO2 बाहर निकल जाती है, कहाँ चली जाती है CO2, C3 साइकिल में चली जाती है, ठीक है, ठीक है। अब इस 4 कार्बन के मैलिक एसिड से एक CO2 निकला तो 3 कार्बन का उत्पाद बनता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड। क्या नाम है, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जब बंडल शीत में बनता है तो सीधे कहाँ चला जाता है, मेसोफिल कोशिकाओं में जाएगा और पेप का मतलब पायरोइनोल फॉस्फेट का निर्माण कर लेता है।
4 में से 1 चला गया, कितने बचे 3, यहाँ 3 बना था और ये भी कितना बन गया 3। यहाँ पर एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं पेप सिंथेज। क्या कहते हैं? पेप सिंथेज। पेप बनेगा तो पेप के लिए कौन सा एंजाइम? पेप सिंथेज। और यहाँ पे 2 एटीपी की ज़रूरत होती है। इस पूरे C4 साइकिल में कितने एटीपी लगी? जब एक CO2 C3 साइकिल में गई थी तो इसको भी काउंट करेंगे, तो टोटल कितनी एटीपी लगती हैं? 2 एटीपी ये हो गई। और C3 साइकिल में कितनी एटीपी लगी थी? 3 एटीपी, तो टोटल कितनी हो गई? 5 एटीपी और 2 NADH। मतलब इस C4 साइकिल में कितने एटीपी की ज़रूरत होती है? 5 एटीपी और 2 NADPH का यूज़ होता है। CO2 दिया तो 5 एटीपी और 2 NADPH यूज हुए। ठीक है, तो हमें ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो इस साइकिल को कितनी बार चलानी पड़ेगी? 6 बार, मतलब 6 CO2 यूज़ होंगे। तो 6 CO2 के लिए, 1 CO2 के लिए इतना यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो 6 CO2 के लिए 6 से गुणा करा दो। 6 CO2 के लिए 30 एटीपी लगेंगे और 12 NADPH लगते हैं। लोग इस C4 एंड C3 साइकिल को रफ पेज निकालिए, रफ कॉपी निकालो, उसमें बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं आ जाएगा। आप लोग कहेंगे ये आपने बता दिया 18 एटीपी 12 NADPH, तो ऐसे कुछ नहीं है बेटा। आप लोग रफ कॉपी निकालो और बार बार प्रैक्टिस करो, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोग को आ ही जाएगा। 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ में आए फिर से लेक्चर देखा, फिर से आप लोग रिवाइज़ करेंगे तो आप लोग को रिवाइज़ हो जाएगा।